हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम एक और टेक्निकल टर्म के बारे में बात करेंगे, ओएफएस यानी कि ऑफर फॉर सेल। ये क्या होता है? इसमें कंपनीज आपको अपने शेयर्स ऑफर करती है डिस्काउंटेड प्राइसेस पे। अब वो ऐसा क्यों करती हैं और हमें क्या इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आइए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो सर, वेलकम टू द वीडियो। हेलो नेहा, हेलो व्यूअर्स। सर, तो आज हमारा जो टेक्निकल टर्म है वो है ओएफएस। तो ये क्या होता है सर? सबसे पहले तो ये बताइए। बेसिकली ऑफर फॉर सेल, जैसा मैं समझता हूँ, एक कॉर्पोरेट एक्शन होता है और ये किस लिए किया जाता है? अगर मान लीजिए जो बड़े शेयर होल्डर्स हैं किसी भी कंपनी में या फिर प्रमोटर्स हैं, वो अपनी जब भी होल्डिंग को कम करना चाहते हैं किसी भी XYZ रीजन से, तो वहाँ पे ऑफर फॉर सेल कंपनी निकालती है और मार्केट में लोगों को अप्रिशिएट करती है कि आप वो शेयर्स बाई कर लीजिए। जैसे कि अभी पीछे अगर आपको 2014-15 के बाद याद हो, तो मार्केट में बहुत सारी सरकारी कंपनीज़ के OFS आए थे। तो वो OFS इसीलिए आए थे कि कंपनीज़ को थोड़ा-सा बर्डन गवर्नमेंट अपने ऊपर कम करना चाहती थी और उसे पैसे की रिक्वायरमेंट थी गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट रन करने के लिए उन पैसों को यूज़ करना था, इस वजह से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने वो ऑफर फॉर सेल निकाला था और अपनी स्टेक कम की थी। ओके, तो बेसिकली सर ये सिर्फ क्या कंपनी को पैसे का रिक्वायरमेंट है इसलिए वो करती है या और भी रीजंस हो सकते हैं? देखिए, और भी रीज़न्स हो सकते हैं। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि मान लीजिए आज उनका कोई ऐसा प्रोजेक्ट चल रहा है, जहाँ पे उनको इन्वेस्टमेंट के लिए रिक्वायरमेंट है। भाई पैसे की रिक्वायरमेंट है, हर जगह पे पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ती रहती है। अब आपको किसी भी रीज़न से पैसे की रिक्वायरमेंट आई, तो आप क्या देखोगे? आप यही देखोगे कि कहीं न कहीं से पैसे का अरेंजमेंट हो जाए, चाहे वो लोन के थ्रू हो, चाहे वो किसी के थ्रू हो। अगर कहीं से अरेंजमेंट नहीं हो रहा, तो आप ये देखोगे कि भाई ठीक है, जो हमारे पास में एसेट्स हैं, उनको डाइल्यूट करके किया जाए। तो शेयर्स हैं क्या? वो एसेट्स का काम करते हैं, एसेट्स का काम करते हैं, इसलिए वो कहीं न कहीं एसेट्स को थोड़ा बहुत डाइल्यूट करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि वो बहुत ज़्यादा ओएफएस में डाइल्यूट करते हैं। ओवरऑल अगर मान लीजिए किसी के पास में 50% स्टेक है, तो वो 2-3% की स्टेक डाइल्यूट करते हैं, बहुत बड़ी स्टेक डाइल्यूट नहीं करते हैं, जिससे कि कंपनी को डेंट ना है। अगर आप सोचिए कि 100% डाइल्यूट कर रहे हैं कोई भी प्रमोटर, वो तो फिर तो कंपनी ही बिक गई पूरी तरह से एक तरह से। बिल्कुल, तो वो कंपनी में क्यों इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट जी। करेंगे? तो सर राइट? इसको हम कैसे माने? ये मतलब ये कंपनी की स्ट्रेंथ मानी जाए या वीकनेस, या कोई इसके कोई कंसिडरेशन पॉइंट रहते हैं? देखिए, ये तो जब ऑफ़र फॉर सेल आता है मार्केट में, तब ये बात समझने वाली होती है। ये वैरी करता है कंपनी टू कंपनी और प्रमोटर टू प्रमोटर, वो किस पर्पज़ से इसको निकाल रहे हैं और कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव इससे पूरा हो रहा है। ठीक है? एक चीज़ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ओवरऑल, जैसे कि आईपीओ आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि आईपीओ में कैटेगरीज़ होती हैं कि क्यूआईबी के लिए इतनी, एनआईआई के लिए इतनी, रिटेल के लिए इतनी। तो इसी तरीके से ऑफर फॉर सेल में भी कैटेगरीज़ डिफाइन होती हैं और रिटेल के लिए कम से कम 10% का एलोकेशन होता है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ इसमें कि जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा होता है, वो ऑफर फॉर सेल प्राइस मार्केट प्राइस से हमेशा कम भाव पे आता है। मेबी आप ये कह सकते हो कि एक इसमें बेस प्राइस होता है कि मिनिमम प्राइस ऑफर फॉर सेल के लिए इतना है। अब अ पर्सन कैन बिड, वो चाहे जितना भी कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आज 150 का भाव चल रहा है हाइपोथेटिकली और 100 रुपए के भाव में उन्होंने ऑफर फॉर सेल निकाला। वो 100 रुपए जो है वो बेस प्राइस है। अब इट वेरीज पर्सन टू पर्सन, वो क्या भाव लगाते हैं ऑफर फॉर सेल पे लेने के लिए। आपका मन है आप 105 पे लगा सकते हैं, 101 पे भी लगा सकते हैं, 100 पे भी लगा सकते हैं, और किसी का मन है वो 140 पे भी लगा सकता है, 150 पे भी लगा सकता है। तो जो भी एवरेज निकल के आता है, जितने भी इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं, जितने भी फंड हाउसेस पैसा लगाते हैं, जितने भी क्यूआईबीज पैसा लगाते हैं, उनका जो भी एवरेज निकल के आता है, उस एवरेज के अकॉर्डिंग ये कंसिडरेशन होता है कि व्हाट विल बी द प्राइस टू डिलीवर। अगर मान लीजिए सबका एवरेज निकल के आया 120 रुपए, किसी ने 150 पे लगाया, किसी ने 140 पे लगाया, किसी ने 130 पे लगाया और 120 रुपए का एवरेज निकल के आया, तो 120 रुपए के एवरेज पे ही सबको जो 120 रुपए से ऊपर वाले जितने भी ऑफर्स थे, वो सारे एज इट इज मैच हो जाएंगे और उसके नीचे वाले जितने भी ऑफर्स थे वो रिजेक्ट हो जाएंगे। तो सर इसका जब जैसी कंपनी अपना ओएफएस अनाउंस करती है तो प्राइस पे क्या इफेक्ट आता है, करंट प्राइस पे? देखिए, करंट प्राइस पे उस समय बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं आता। अगर ये जो प्राइस रेंज मैंने आपको बताया कि 100 रुपए पे ऑफर फॉर सेल निकाला हुआ है और 150 रुपए का प्राइस चल रहा है, तो सीधी सी बात है वो रिड्यूस होगा, प्राइस घटेगा।
क्योंकि जब कोई चीज़ 100 रुपए में कहीं पे मिल रही है तो 150 रुपए में रखने का क्या लॉजिक है किसी का भी। तो इसलिए वहाँ पे प्राइस में करेक्शन आने की संभावना रहती है। अगर बहुत ज़्यादा प्राइस में डिफरेंस नहीं है तो करेक्शन नहीं आता है। अब बात आती है इसके सेटलमेंट की। कभी भी आपको जो ऑफर फॉर सेल है वो आपको T+1 में सेटल आउट हो जाएगा। अभी आज की डेट में T+1 चल रहा है तो T+1 में आपके पास में शेयर आ जाएंगे। तो जब शेयर आ जाते हैं तो कई लोग ऐसा करते हैं कि वो ऑफर फॉर सेल लगाते ही इसी वजह से है कि उन्हें नेक्स्ट डे बेच देना है। ठीक है, उस समय भी स्टॉक्स में जब सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा तो प्राइस रिड्यूस होने की संभावना रहती है। ओके, तो सर लेकिन बहुत लॉन्ग टर्म उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको ऑफर फॉर सेल में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि कंपनी कैसी है। अब मेरे पास में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो ऑफर फॉर सेल के बाद में काफ़ी करेक्ट हो गए, लोगों को काफ़ी दिनों तक होल्ड रखना पड़ा, लेकिन उसके बाद में जब इंक्रीज़ हुए तो बहुत ही अच्छा चेंज आया। एक दौर था 2000 आई थिंक 2020 या 21 की बात है, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद आ रही है। HAL में ऑफर फॉर सेल आया था लगभग 900 साढ़े 900 रुपये में। तो हमने कई इन्वेस्टर्स को दिलवाया था। उसके बाद में जिन इन्वेस्टर्स ने होल्ड किया था वो प्राइस उसका 850 800 आ गया था 900 को लेने के बाद में। लेकिन फिर जिन्होंने पेशेंस रखा और होल्ड रखा तो उन्हें 5000 का भी भाव मिला, 6000 का भी भाव मिला। ओके, बेसिकली कंपनी अगर वो पैसा रेज कर रही है उसके पीछे का रीजन अगर अच्छा है तो वो मतलब आगे चल के कंपनी अच्छा ही परफॉर्म करने वाली एग्जैक्टली, है। आपको रीज़न जानना ज़रूरी है। इसके लिए सर जैसे कि हमने पिछले एक बायबैक वीडियो में बात की थी कि बायबैक में हमारे पास पहले से शेयर्स होने चाहिए। क्या सर इसमें भी ऐसा कुछ कंपल्शन है? कोई भी अप्लाई कर सकता है? इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। अगर आपके पास शेयर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं और आपके पास शेयर नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपको शेयर होल्डर कैटेगरी में कोई भी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट या फिर एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होता है इसमें। इसके लिए सर हमारे डीमैट में हमारे फंड्स होने चाहिए या सीधा बैंक से पैसे कटते हैं? डीमैट में ही फंड्स होने चाहिए, क्योंकि ये जो ट्रेड होता है जैसे कि मार्केट नॉर्मल मार्केट चलती है वैसे ही OFS मार्केट अलग से चलती है। तो ज़्यादातर ब्रोकर्स क्या करते हैं कि अपने ब्रोकिंग हाउस में एक डेस्क बनाते हैं OFS के लिए और वहाँ पे वो ट्रेड्स डन होते हैं। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे किसी को OFS अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जी हाँ, अगर आपको लगता है ये कंपनी एक फर्म कंपनी है और अच्छी उसकी प्रॉफिटेबिलिटी है और लॉन्ग टर्म में वो ग्रोथ दे सकती है तो आप OFS में बिल्कुल अप्लाई करिए। आज तक जितने भी OFS देखे हैं मैंने 2014 से काफ़ी OFSs आए हैं अभी तक, तो ज़्यादातर कंपनीज़ में मैं ये कहूँगा कि प्रॉफिट ही हुआ है जिसने भी OFS में लगाया पैसा। क्या कंसीडर करे कोई भी इन्वेस्टर, क्या कंसीडर करे अप्लाई करने से पहले कि कंपनी अच्छी है भी या नहीं, या किस रीजन से वो OFS ला रहे हैं अपना? सबसे पहला मैं कहूँगा कि परसेंटेज पार्ट कौन निकाल रहा है। लार्ज इन्वेस्टर उससे निकल रहे हैं या फिर प्रमोटर्स निकल रहे हैं। ठीक है, इसमें आप देखिए किस परसेंटेज में वो निकल रहे हैं। अगर उनके पास में 50% की होल्डिंग है तो उसमें से कितना परसेंट वो डाइल्यूट कर रहे हैं। जितना कम होगा उतना ही लॉजिकल होगा उसमें इन्वेस्ट करना। अगर ज़्यादा परसेंटेज है तो फिर दिक्कत होगी उनके लिए। ओके, इसमें मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगा कि अगर कोई OFS इन फ्यूचर आता है और हमारे कोई भी व्यूअर्स हमसे सजेशन लेना चाहते हैं ये OFS कैसा है, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम आपको कोशिश करेंगे उसको सही गाइडेंस देने की। थैंक यू सर, आपने एक और अच्छा सा टिप दिया। तो सर थैंक यू सो मच, आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी OFS के बारे में। तो हमारे जो भी इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स हैं जो OFS लगाना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज है कि करना है या नहीं करना है या उसके पीछे के क्या रीजंस हैं, आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमें प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इन्वेस्ट वाइज वॉच इट राइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।